अश्विनी चौबे बरारी में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया निरीक्षण, अधिकारियों के साथ की बैठक। दुमका के इंदौर स्टेडियम में बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू, कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन ने किया उद्घाटन। सभी जिलों के 125 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। जनमुंडी में खाद के दाम बढ़ने से किसानों को परेशानी, किसानों को सरकारी दर पर नहीं मिल रहा खाद। जिला परिषद सदस्य ने कहा कृषि मंत्री के क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहीं। साइबर ठगों पर नालंदा पुलिस की कार्रवाई जारी, बाइक सवार साइबर ठग गिरफ्तार, 48,000 रुपए लूटे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का। भागलपुर के बरारी में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने निरीक्षण किया। अश्विनी चौबे ने अपने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी थी। आज उन्होंने बारीकी से सभी वार्ड और कमरों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठक भी की और अस्पताल के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए। मंत्री चौबे ने कहा कि अक्टूबर तक काम पूरा होने की संभावना थी, लेकिन अब दिसंबर तक सारे काम पूरे हो जाएंगे। कुछ सामान विदेशों से भी मंगवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर थोड़ा समय जरूर लग सकता है। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अश्विनी चौबे ने अस्पताल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि भागलपुर के बरारी में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने निरीक्षण किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अश्विनी चौबे ने अपने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी थी। उन्होंने बारीकी से सभी वार्ड और कमरों का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने एक बैठक भी ली। मंत्री अश्विनी चौबे ने इस मौके पर कहा कि अक्टूबर तक काम पूरे होने की संभावना थी, लेकिन अब दिसंबर तक सारे काम पूरे हो जाएंगे। जनवरी 2022 से ओपीडी सेवा की शुरुआत हो जाएगी। तेजी से काम हो रहे हैं। दिसंबर में केंद्र सरकार हैंडओवर करेगी और बिहार सरकार को इसे चलाना है। इसके अलावा आपको बता दें कि अश्विनी चौबे ने अस्पताल में रिक्तियों की भी जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि निर्माण को लेकर सभी विभागों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी को रिमाइंडर दे दिया गया है। साथ ही अस्पताल में होने वाली नियुक्ति को लेकर भी पूरी जानकारी ली गई है। अश्विनी चौबे ने बताया कि जल्द ही यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया का काम शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है। सबके साथ लगभग 700 लोगों के साथ व्यक्तिगत बातचीत हुई और सबसे अच्छे सुझाव आए, जहाँ मैंने स्वयं योग भी किया उनके साथ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चियाँ, बच्चे, डॉक्टर्स, व्यापारी, वकील, ऐसे समाज के विभिन्न तबकों के लोग, उसमें से बहुत सारे पुराने लोग भी मिले और कुछ नए लोग भी। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने दुमका के इंडोर स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इसके पूर्व मंत्री हफीजुल हसन का इंडोर स्टेडियम के मुख्य द्वार पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। बताते चले कि दुमका के इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिसमें राज्य के सभी जिलों के 125 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर मंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार चाहती है कि खेल के क्षेत्र में झारखंड उच्च स्थान पर अपनी पहुंच बना सके। इसके लिए सरकार ने हर जिले में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। साथ ही सभी जिले के उपायुक्तों को निर्देश भी जारी किया गया है कि मुख्यालय में एक सभी सुविधाओं से युक्त इंडोर स्टेडियम बनाया जाए। झारखंड सरकार 15 नवंबर से बालक और बालिकाओं के लिए प्रखंड स्तर से जिला स्तर और फिर राज्य स्तर तक फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन करेगी। इस अवसर पर संथाल परगना क्षेत्र के डीआईजी के साथ साथ विभिन्न खेलों से संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दुमका के इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में सभी जिलों के 125 खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे।
तो झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने दुमका के इंडोर स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का दीप जलाकर उद्घाटन किया। इससे पहले मंत्री हफीजुल हसन का इंडोर स्टेडियम के मुख्य द्वार पर पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि दुमका के इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिसमें राज्य के सभी जिलों के 125 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर मंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार चाहती है कि खेल के क्षेत्र में झारखंड उच्च स्थान पर अपनी पहुंच कायम कर सके और इसके लिए सरकार ने हर जिले में खेल पदाधिकारी को नियुक्त किया है। साथ ही सभी जिले के उपायुक्तों को भी निर्देश दिया गया है कि मुख्यालय में सभी सुविधाओं से लैस इंडोर स्टेडियम बनाया जाए। झारखंड सरकार 15 नवंबर से बालक और बालिकाओं के लिए प्रखंड से लेकर जिला स्तर और उसके बाद राज्य स्तर तक फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन करने जा रही है। इस अवसर पर संथाल परगना क्षेत्र के डीआईजी के साथ साथ विभिन्न खेलों से संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बात आज हम लोग कर रहे हैं, किए हैं और आगे देखिए अभी बहुत सारा प्रोग्राम सरकार का है जो हम लोग करें। फुटबॉल के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में हम लोग करने जा रहे हैं। सर, आदिवासी खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए किस तरह से पहल कर रही है सर? खिलाड़ी का कोई जात नहीं होता, ये आप गलत बात बोले। ठीक है, आप ये गलत बात बोले कि आदिवासी खिलाड़ी का कोई जात नहीं होता। खिलाड़ी समस्तीपुर रेलवे स्टेशन परिसर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत रेल रोको आंदोलन किया गया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए किसान नेता और किसानों ने 2 नंबर प्लेटफॉर्म के पास पटरी को जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ियों से रौंद कर उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके खिलाफ आज पूरे भारत में किसान और किसान नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। वही चक्का जाम आंदोलन का जायजा लिया हमारे संवाददाता कैसर खान ने। इस वक्त हम मौजूद है समस्तीपुर शहर के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के पास, और जहां की आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि आंदोलन के खिलाफ जो इस वक्त किसान मोर्चा जो है कि समस्तीपुर के रेल मंडल पे इस वक्त जो है यातायात को बाधित कर दिया है और लगातार जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत जो है यह आंदोलन किया गया है, रेल रोको आंदोलन। और उसी आंदोलन के तहत जो है इस वक्त जो है समस्तीपुर के में रेल को रोका गया है और लगातार जो है कि जो अधिकारी है, जो यहाँ अधिकारी है, वो लगातार उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और लगातार जो है कि रास्ता अवरुद्ध को खोलने की बात कर रहे हैं और लगातार किसान और ऑफिसर हैं उनसे बातचीत हो रही है बंद को लेकर। और लगातार जो है रेल के ऊपर जिस तरह से उन्होंने परिचालन को बाधित कर दिया है, लगातार अब किसान जो है उनसे वार्तालाप हो चुकी है और किसान जो है इस वक्त जो है अपनी जो आंदोलन है उसे ख़त्म कर वापस लौट रहे हैं। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर। आप लोग इस वक्त यहाँ स्टेशन आज संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से पूरे देश के अंदर में रेल को जाम किया गया है, उसी के तहत समस्तीपुर में भी रेलवे को जाम किया गया है। और जाम इसलिए किया है जो आज यूपी के अंदर में लखीमपुर में 5 किसान को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटा के द्वारा थार गाड़ी से कुचल के हत्या कर दिया है। और हत्या इसलिए किया है जो 3 कृषि काला कानून जो सरकार के द्वारा लाया गया है उसके विरोध कर रहा था, उसमें आंदोलन कर रहा था। संथाल परगना मांझी परगना समिति ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से राज्य के 15 अनुसूचित क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है। इसे लेकर समिति की ओर से पुराने कचहरी परिसर में धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया और आयुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया। धरना के माध्यम से समिति ने कहा कि राज्य के कुल 24 जिलों में से 12 जिले, 3 प्रखंड और 2 पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत के संविधान में तय प्रावधानों के तहत
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कानून पेशों को लिखित सहमति प्रदान की गई है। इस मौके पर काफी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। मांझी परगना समन्वय समिति ने ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए। कानून के तहत नियमावली बनने तक संघर्ष करेंगे। तो विधानसभा का अधिकार चलेगा कि क्षेत्रों में अधिनियम या एक दुमका जिला में दुमका स्वशासित जिला में मैं सुने ना, यहाँ ऐसा कानून के द्वारा उसी जिले के लोगों का सशक्तिकरण। मधुबनी जिले के झंझारपुर न्यायालय स्थित कोर्ट स्टाम्प काउंटर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां देखा जा सकता है कि कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिस कारण कोर्ट परिसर स्थित मुद्रांक काउंटर पर लोगों ने स्टाम्प लेने के लिए हंगामा के साथ साथ भीड़ के बीच धक्का मुक्की भी की है। बता दें कि झंझारपुर और लखनऊ प्रखंड के लिए 21 अक्टूबर से नामांकन का पर्चा दाखिल किया जाएगा। मंगलवार को न्यायालय बंद रहने के कारण पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो कोर्ट स्टैंप काउंटर पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहां पर कोरोना गाइडलाइंस की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का रत्ती भर भी पालन नहीं किया गया है। कई लोग ऐसे जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाया है। इस कारण कोर्ट परिसर स्थित मुद्रांक काउंटर पर लोगों ने स्टैंप लेने के लिए हंगामे के साथ साथ भीड़ के बीच धक्का मुक्की भी की। आपको बता दें कि झंझारपुर और लखनऊ प्रखंड के लिए 21 अक्टूबर से नामांकन का पर्चा दाखिल किया जाएगा। वहीं मंगलवार को न्यायालय बंद रहने के कारण पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दुमका जिला के जनमुंडी प्रखंड के किसानों को सरकारी दर पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिस खाद का मूल्य 265 रुपए है और खाद 400 या 420 रुपए में किसानों को मिल रही है। जिला परिषद सदस्य चंद्रशेखर यादव का कहना है कि पूरे झारखंड में खास व्यक्ति को खाद्य वितरण की जिम्मेदारी दी गई है, जिस कारण से मूल्य निर्धारित कर छोटे दुकानदारों को खाद दिया जा रहा है, जिसका परिणाम इन किसानों को झेलना पड़ रहा है। जनमुंडी के ग्रामीणों ने बड़ी ही उम्मीद से यहाँ के विधायक को जिताकर कृषि मंत्री बनाया, लेकिन कृषि मंत्री के ही क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। कृषि ऋण माफी में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो किसानों को खाद के दाम बढ़ने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को सरकारी दर पर खाद नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से किसान परेशान है। जनमुंडी के ग्रामीणों ने बड़े ही उम्मीद के साथ यहाँ के विधायक को जिताकर कृषि मंत्री बनाया था, लेकिन कृषि मंत्री के ही क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। कृषि ऋण माफी में भी किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूरिया खाद 420 रुपया में एक बोरा लिए थे। दूसरे दुकान गए तो 400 रुपया में बोरा दिया, 400 रुपया थैला, तो 2 थैला लिया 800 रुपया में। पहले क्या रेट में लेते? पहले लिए थे 420 रुपया। जिस खाद का दाम क्या है और वो घुटघुटिया जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो लिया गया है सरकार से, स्टेट सरकार से, झारखंड सरकार से, तो उन्होंने किस भाव में किसानों के साथ छल किया जा रहा है, कैसे उसको बेचा जा रहा है, किस तरह से जो है सो पैसे का जो है सो किसानों के साथ माने किस भाव से जो सरकारी न्यूनतम जो भाव है उस भाव से कई गुना जो है सो उसको लेकर के वो जो है सो ये हो रहा। तो बताइए किसान की स्थिति क्या होगी? अभी के समय में किसान बिल्कुल ही अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। किसान जो बड़ा यहाँ पर माने भ्रष्टाचारी है और इसके चलते हम किसान जो है दबते जा रहे हैं। हमारा किसान परिवार में बाल बच्चा माने किसान, उसका बीबी, उसका बच्चा 18 घंटा में 24 घंटा में 18 घंटा काम करता। अगली खबर सहरसा से सामने आ रही है, जहां पर सहरसा की बेटी ने नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि IIT एडवांस की परीक्षा में उसे सफलता मिली है। वो कृष्णपुर बैकुंठ गांव निवासी RK सिंह की बेटी है।
बता दें कि इस साल मात्र 6200 बच्चियों ने ही सफलता हासिल की है, जो कुल रिजल्ट का मात्र 34% है, उसमें उन्होंने जगह बनाई है। कहते हैं कि सही मार्गदर्शन, निर्धारित लक्ष्य और रूटीनबद्ध तैयारी से खुद सफलता की सीढ़ी बनाकर तैयार हो जाती है। साथ ही उनके पिता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उन्हें मिली है। दोनों बच्चों ने IIT एडवांस में सफलता हासिल कर ली है, जबकि रिद्धिमा सिंह ने सफलता का सारा श्रेय अपने बड़े भाई, पापा और मां को दिया है, जिन्होंने कभी उन्हें अपने बेटे से कम नहीं समझा। लगातार वो लोग उन्हें उत्साहित करते रहे, जिससे उन्हें सफलता मिली है। सबसे पहले तो भाई का गाइडेंस रहा, क्या पढ़ाई करनी है, क्या कौन से बुक सॉल्व करने, कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, तो पूरी भाई पे ही डिपेंडेंट था। तो उसके हेल्प से ही कुछ भी आगे हासिल हुआ। तो इंजीनियर दोनों ही अच्छा है, इंजीनियरिंग में भी स्कोप है, डॉक्टरी भी ठीक ही है, बट मेरा इंटरेस्ट शुरू से इंजीनियरिंग में था, क्योंकि हम हमेशा बचपन से ही भैया को देख के आगे बढ़े, तो इसलिए मेरा इंजीनियरिंग में ज़्यादा। जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई मेरा पिछले साल लड़का भी IIT में कंप्लीट किया और इस साल बच्ची भी गई कि मैं ये पुलिस की व्यस्त नौकरी में और बच्चों से ज़्यादा मिल नहीं पाता था, फ़ोन से ही संपर्क करके उनको पढ़ाई के संबंध में प्रेरित कर। सारा श्रेय मेरी पत्नी का था, जो वो फुल समय जो है अपने बच्चों पर, ये पढ़ाई पर, उनकी पढ़ाई में क्या प्रगति है या उनका जो भी मनोबल बढ़ाने में उनका काफ़ी सबसे बड़ा योगदान है। प्रशासन की लाख सख्ती की कोशिशों के बावजूद दबंग माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन जिले के किसी न किसी हिस्से में बार बालाओं के अश्लील डांस के कार्यक्रम रखे जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति कर मामले को ठंडे बस्ते में दबा दिया जाता है और आस्था के नाम पर अश्लीलता परोसी जाती है। ये मामला घोसरावा पंचायत के रानी सराय का है, जहां दुर्गा पूजा के नाम अश्लीलता फैलाई जा रही है, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। भाई, इस डांस का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। दुर्गा पूजा से पहले सभी थाना क्षेत्रों में पूजा पंडाल के आयोजकों के साथ बैठक कर कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार ही कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति दी गई थी, लेकिन ये अनुमति थाना परिसर तक ही सिमट कर रह जाती है। तभी तो ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा पूजा के आयोजन के नाम पर कई इलाकों से बार बालाओं के अश्लील डांस के मामले सामने आते रहते हैं। जहां दुर्गा विसर्जन के मौके पर बार बालाओं के डांस का आयोजन किया गया। सरकार बार बार कोरोना गाइडलाइंस की दुहाई देकर लोगों से इस संक्रमण को रोकने की अपील कर रही है, लेकिन इन पूजा आयोजकों के द्वारा सरकार की अपील को ताक पर रखते हुए कोरोना गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस तरह से आस्था के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, आखिर कब तक थमेगी अश्लील गानों पर ये ठुमके। वीडियो वायरल हो चुका है, तफ्तीश जारी है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। की धरती नालंदा विश्वविद्यालय और यहाँ की मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए जानी पहचानी जाती थी, लेकिन आज ये धरती साइबर क्राइम के नाम से जानी जाती है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों की पुलिस आए दिन नालंदा जिले में एक के बाद एक कई दर्जन लोगों को साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल ले चुकी है और अब नालंदा जिला साइबर ठगों का गढ़ बनता जा रहा है।
ये मामला सारे थाना क्षेत्र के बेनार मोड़ का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर बाइक सवार एक युवक के पास से 48,000 रुपए, 19 ATM, 3 आधार कार्ड, बाइक और अन्य कागजातों के साथ युवक को पकड़ा गया है। गिरफ्तार युवक भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे सारे थाना अधीक्षकों ने बेनार मोड़ के पास से पकड़ लिया। इस संबंध में डीएसपी ने बताया कि आरोपी गांव का निवासी है, जो कई सालों से इस धंधे में लिप्त है। इस काम के लिए उसे साइबर ठग के मुख्य सरगना द्वारा परसेंटेज दिया जाता है। फिलहाल इस संबंध में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। नालंदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर ठगों पर नालंदा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बाइक सवार साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से ATM कार्ड आदि भी बरामद किए गए हैं। ये सारे थाना क्षेत्र के बेनार मोड़ पे व्हीकल चेकिंग करने एक युवक को कुल 19 ATM, 48,000 रुपया कैश, 2 आधार कार्ड, मोटरसाइकिल इत्यादि के साथ उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये साइबर फ्रॉड के कारोबार से जुड़े हुए हैं। नालंदा जिले के बाबा मरिणाम अखाड़ा परिसर तालाब में युवक का शव तैरता हुआ मिला है। वहीं मॉर्निंग वॉक पर टहलते गए लोगों ने युवक का शव देखा, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वही घटना के संबंध में मृतक के छोटे भाई ने बताया कि वे शनिवार को दुर्गा पूजा के विसर्जन में गए थे और उसी दौरान वो अचानक वहां से गायब हो गए। जब उनकी खोजबीन शुरू की गई तो उनके साथी ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान तालाब में दिखे थे, उसके बाद वे नजर नहीं आए। काफी खोजबीन के बाद जब नहीं मिले तो इस बारे में प्रशासन को सूचना दी गई। जो मूर्ति विसर्जन था तो ये कच्चा गली वाले मूर्ति विसर्जन में गए थे और मूर्ति विसर्जन करने के दौरान ये मतलब कि तालाब के अंदर जाते हैं और आरती वगैरह जो भी होता है उसमें करते हैं और फिर वहाँ पर से ये लापता हो। पटना में अपराधी बिल्कुल बेखौफ नजर आ रहे हैं। मामूली खेल के विवाद में बीते शनिवार को इंटर में पढ़ने वाले छात्र को गोली मार दी गई। वह इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक छात्र का नाम विवेक बताया जा रहा है, जिसे गंभीर हालत में PMCH अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मृतक छात्र विवेक किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था। वही जानकारी के अनुसार छात्र का विवाद खेल के दौरान कुछ लड़कों से हुआ था। इस वजह से छात्र विवेक को गोली मारी गई है। फिलहाल DSP के साथ बुद्ध कॉलोनी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट चुकी है। कैमूर जिले के भभुआ मोहिना पथ पर बोलेरो और मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि जिस बोलेरो से ये दुर्घटना घटी है वो बोलेरो दुर्गावती PSC से भभुआ कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए जा रही थी। वही जानकारी के मुताबिक बोलेरो का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिस वजह से हादसा हो गया। इस हादसे में बोलेरो चालक भी घायल हुआ है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में एक निजी वाहन से सभी को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल 2 लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद वाराणसी के हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं एक घायल का भभुआ अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी जितना जानकारी है कि वैक्सीन लेने के लिए गाड़ी भभुआ गई जा रही थी, रास्ते में पता चला है कि एक्सीडेंट हुआ है। तो वो अभी विस्तृत जानकारी मुझे भी मालूम नहीं है। वहाँ का स्टाफ से ड्राइवर आएगा, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। सर घटना में सर ड्राइवर को कुछ चोटें मिलाई? नहीं, ड्राइवर से बात हुई है लेकिन वो उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। ये परसिया पेट्रोल टंकी के पास की घटना है। ठीक है, एक्सप्रेस और बाइक में आपस सामने की टक्कर है। जहाँ तक लोग बता रहे हैं कि गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो गया है और उसमें बाइक पे 4 लोग थे, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई घटनास्थल पे ही।
3 इंजर्ड है, सीरियस है। हमें फ़ोन किया वहाँ से लोगों ने, मैं तुरंत पहुँच के उनको अपनी गाड़ी से और एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ लाया हॉस्पिटल। पता चला कि ये लोग दुबौली के रहने वाले। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। मनियारी थाना की पुलिस ने टोल प्लाजा के पास खड़ी 6 चक्का ट्रक से 200 कार्टन से अधिक शराब का कार्टन पकड़ा है। इसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। इसे राजस्थान नंबर ट्रक पर रद्दी कार्टन के नीचे शराब की पेटियों को छुपाया गया था। डीएसपी वेस्ट ने बताया कि स्ट्रिक्ट जांच अभियान के तहत गुप्त सूचना मिली थी कि दूसरे प्रदेश से शराब की बड़ी खेप को इलाके में सप्लाई करने के लिए मंगाया गया है। सुबह सुबह उन्होंने टीम के साथ टोल प्लाजा के पास छापेमारी की, जिसके बाद ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। अभी हमने स्ट्रिक्ट जांच अभियान चलाया हुआ है, तो उसी जांच के दौरान एक संदिग्ध ट्रक दिखा मनियारी के टोल बूथ के से थोड़े नज़दीक एक जगह पे, और वहाँ पे पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। तो उसमें जो ड्राइवर था वो तो भाग गया, लेकिन ट्रक को वहीं छोड़ गया। उस ट्रक को जब चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। अब कितनी शराब है उस पर अभी काउंटिंग उसकी की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।